चलिए शांत हो जाइए दोस्तों, बिल्कुल शांत हो जाइए। आइए अब बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे और दूसरा चैप्टर का नाम है टिश्यू। इससे पहले वाले चैप्टर में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले वाले चैप्टर में हम क्या हो रहा है, पहले वाले चैप्टर में हम जो ऑर्गेनिज्म को देखे थे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को जो देखे थे, ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव या आप सजीव कह सकते हैं। इस सजीव को हम दो कैटेगरियों में बांटे थे और दो कैटेगरी कई दृष्टिकोण से बांटा जाता है, लेकिन दृष्टिकोण ये था कि एक होते हैं क्या, यूनिसेलुलर, और दूसरा क्या होता है, मल्टी सेलुलर। यानी कि जितने भी सजीव हैं उसको कोशिकाओं की संख्या के आधार पर दो भागों में हम बांटते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव के शरीर में केवल और केवल एक कोशिका होती है, केवल एक कोशिका, और ये जीव हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये आंखों से दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि आंखों से आपको वही चीज दिखाई पड़ेगा जो 1.1 मिलीमीटर से क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा। कोई भी जीव आंखों से दिखाई तब देगा जब वह 0.1 मिलीमीटर से क्या हो, बड़ा हो। ये हमारे आंखों की देखने की क्षमता है। एक स्वस्थ आंख 0.1 मिलीमीटर से बड़ी वस्तु को ही देख सकता है। निश्चित तौर पर जो भी कोशिका होती है वो इससे छोटी होती है, यानी एक कोशिका आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो निश्चित तौर पर सूक्ष्म जीव भी आंखों से दिखाई नहीं देते। तो जो एक कोशिका होते हैं उनके शरीर में केवल एक कोशिका होती है, और कोशिका कैसी होती है ये पहला वाला चैप्टर में आप पढ़ चुके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन जब बात होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो ये सजीव जो हैं ये आपको आंखों से दिखते हैं। हालांकि कुछ बहुकोशिकीय जीव भी हैं जो काफी इतने छोटे हैं कि आंखों से नहीं दिखते हैं। जैसे एक वुल्फिया पौधा है, आप नाम सुने हैं, वुल्फिया पौधा, ठीक है, वुल्फिया पौधा है, बहुकोशिकीय पौधा है, लेकिन इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है उसको। तो वो अपवाद स्वरूप ही कुछ बहुकोशिकीय जीव जो है आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन सभी दिखाई पड़ते। मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय सजीवों में एक से अधिक कोशिकाएं होती है, लेकिन इनके शरीर में सिर्फ कोशिकाएं ही नहीं होती है, इनका शरीर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। और निश्चित क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित होता है वो भी हम पहला वाला चैप्टर में देखे थे कि सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेन बनाते हैं, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेन बनाते हैं, ऑर्गेन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गेन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। एक बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय जो सजीव है उनके शरीर में केवल एक कोशिका है। जो यूनिसेलुलर है उसके शरीर में केवल एक कोशिका, लेकिन एक बहुकोशिकीय सजीवों का शरीर कुछ इस तरह से बनता है। एक बहुकोशिकीय शरीर का निर्माण कुछ इस क्रम में होता है। कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गेन बनाते हैं, ऑर्गेन मिलकर ऑर्गेन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र बनाते हैं, और कई अंग तंत्र मिलकर फिर क्या बन जाता है। तो जब बात उत्तकों की होती है, जब बात टिश्यू का होता है, तो बात सिर्फ किसकी होती है, मल्टी सेलुलर। सजीव यूनिसेलुलर भी हैं, लेकिन उसमें कोई उत्तक नहीं होता है। यानी कि कोशिका से तो सभी सजीव बने हैं, लेकिन उत्तक सभी सजीवों में नहीं होता है। उत्तक केवल और केवल किसमें होता है, मल्टी सेलुलर में होता है। एक कोशिकीय सजीवों में कोई उत्तक नहीं होता है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ होगा, ये सब एक कोशिकीय जीव है। क्या बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में उत्तक होंगे,
नहीं होंगे। तो क्लियर है बात, समझ गए ना कि जब भी उत्तकों की बात होगी तो केवल किस ऑर्गेनिज्म की बात होगी? उत्तक केवल किन सजीवों में पाया जाता है? क्या एक कोश के सजीवों में उत्तक पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, क्योंकि एक कोश के सजीव में केवल एक कोशिका होती है और एक कोशिका उत्तक नहीं बना सकता है। उत्तक बनने के लिए कोशिकाओं का समूह की आवश्यकता होती है, अर्थात एक से अधिक कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाएंगे। क्योंकि इसमें केवल एक कोशिका है तो उत्तक बनने का सवाल ही नहीं उठता है दोस्तों। तो उत्तक किन जीवों में पाया जाता है, समझ गए ना? किन जीवों में पाया जाता है? एक कोश के में पाया जा सकता है? नहीं पाया जा सकता है। अब आइए समझते हैं उत्तक क्या होता है। इतना बात तो आप समझ ही चुके हैं कि उत्तक क्या होता है। कोशिका, ठीक है, कोशिका का समूह ही क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है दोस्तों। कोशिका के समूह को ही क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। यानी कि उत्तक क्या है? तो कोशिकाओं का समूह है। लेकिन ध्यान रखिए कि कोई भी समूह, कोशिका का कोई भी समूह उत्तक नहीं बना लेगा। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। ध्यान दीजिए, उत्तक किसे कहते हैं? तो साधारण परिभाषा यही है कि उत्तक कोशिकाओं का समूह है या कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक कहते हैं। यानी एक उत्तक में एक से अधिक कोशिकाएं होती है या एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करते हैं? उत्तक करते हैं। लेकिन कोशिकाओं का जो समूह उत्तक बनाएगा उसका शर्त है। शर्त यह है दोस्तों कि जितने भी, यानी कि समूह में जितने भी कोशिका होगा उसका शेप और साइज, उसका शेप और साइज क्या होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। यानी कि अलग अलग आकार आकृति की कोशिकाएं समूह बनाकर उत्तक नहीं बनाएगा दोस्तों। एक उत्तक में जितने भी कोशिकाएं होंगे सभी के शेप और साइज बिल्कुल क्या होंगे? एक समान होंगे। दूसरा शर्त है कि उनकी उत्पत्ति भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। उसकी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन भी क्या होनी चाहिए? मतलब आप देखे थे कि कोशिकाओं का निर्माण 3 प्रकार के कोशिका विभाजन से होता है कि नहीं होता है? ए माइटोसिस, माइटोसिस, और अगर कोशिका, मान लीजिए कि एक कोशिका मियोसिस सेल डिवीजन के बाद निर्मित हुआ है, एक कोशिका माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद निर्मित हुआ है। क्या माइटोसिस सेल डिवीजन से निर्मित कोशिकाएं और मियोसिस सेल डिवीजन से निर्मित कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक बना लेगा? नहीं, कभी नहीं। यानी कि कोशिकाओं के समूह जो उत्तक बनाएगा उन समूह में प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और तीसरा उनका कार्य यानी कि फंक्शन भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो उत्तक क्या है? तो उत्तक समझ गए ना क्या है? कोशिकाओं का समूह ही क्या कहलाता है। और कोई भी समूह यानी कि किसी भी तरह की कोशिका आपस में समूह बनाकर उत्तक नहीं बना लेगा। इसके लिए शर्त है कि जो समूह कोशिकाओं का उत्तक बनेगा उस समूह की प्रत्येक कोशिका के आकार और आकृति क्या होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। उनकी उत्पत्ति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। उनका कार्य भी क्या होनी चाहिए? तो आप उत्तक को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि उत्तक समान आकार आकृति, समान उत्पत्ति एवं समान कार्य करने वाले कोशिका के समूह को ही क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्लियर हो गया ना? एक उत्तक में जितने भी कोशिकाएं होते हैं, एक उत्तक में जितने भी कोशिकाएं होते हैं उन सभी के आकार और आकृति क्या होते हैं? एक समान होते हैं। एक उत्तक को बनाने में जितने भी कोशिकाएं भाग लेते हैं उन सभी कोशिकाएं की उत्पत्ति क्या होती है? समान होती है। एक उत्तक बनाने में जितने भी कोशिकाएं भाग लेती है सभी के कार्य क्या होते हैं? समान। लेकिन कुछ अपवाद है। कभी कभी एक ही उत्तक में जितने भी कोशिकाएं रहते हैं उनके आकार और आकृति एक समान नहीं होते।
कुछ ऐसे भी ऊतक हैं दोस्तों जिनमें उपस्थित कोशिकाएं में सभी कोशिकाएं के आकार और आकृति क्या है, एक समान नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कार्य क्या है, समान है। यानी कि यह संभव है कि एक ही ऊतक में भिन्न भिन्न आकार और आकृति के कोशिकाएं हो सकते हैं। ठीक है, हमारा ब्लड ही एक ऊतक है, उसमें 3 अलग अलग कोशिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों के आकार और आकृति बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन तीनों मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं और तीनों मिलकर के परिवहन यानी ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था शरीर में संभालते हैं, यानी कि उनके कार्य क्या है, समान होते। तो यह संभव है कि एक ऊतक में भिन्न भिन्न आकार और आकृति की कोशिकाएं हो सकता है, लेकिन फिर भी अलग अलग आकृति वाले कोशिकाओं के कार्य क्या होते हैं, समान होते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको? ऊतक किस जीव में पाए जाते हैं? केवल और केवल मल्टी सेलुलर में। ऊतक में जो कोशिका का समूह जो ऊतक बनाते हैं, उन समूह के क्या क्या विशेषताएं आप समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इससे पहले आप पढ़े थे कि प्लांट, ठीक है, प्लांट और एनिमल में, प्लांट और एनिमल में एक ही प्रकार के कोशिकाएं मौजूद हैं। प्लांट और एनिमल में एक ही प्रकार का कोशिकाएं मौजूद है, जिसका नाम क्या था? प्लांट में भी कैसा सेल और एनिमल में भी कुछ अंतर था, कुछ अंतर था दोनों में, यानी कि दोनों के कोशिका यूकैरियोटिक थे दोस्तों, लेकिन कुछ तो अंतर था ही। दोनों के यूकैरियोटिक में कुछ संरचनाओं को लेकर अंतर था, लेकिन लगभग पौधे और जंतु, प्लांट और एनिमल के कोशिकाएं क्या होते? समान होते। और समान इस दृष्टिकोण से होते हैं कि दोनों ही यूकैरियोटिक है, दोनों ही विकसित कोशिकाएं। और जब दोस्तों कोशिका समान होगा तो कोशिका का समूह भी क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर पौधे और जंतु के कोशिकाएं लगभग एक समान है, तो निश्चित तौर पर कोशिकाओं का समूह भी क्या होगा? एक समान होगा। और कोशिका के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। इसका मतलब है कि दोनों का ऊतक क्या होगा? समान होगा। दोनों का ऊतक क्या होगा? समान होगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसा लग रहा है ना आपको? होगा। लेकिन सवाल यह है कि दोनों के ऊतक में कोई समानता है? दोनों के ऊतक में कोई समानता नहीं है। प्लांट और एनिमल के ऊतक बिल्कुल एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। प्लांट और एनिमल के टिश्यू एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं दोस्तों? भिन्न होते हैं, जबकि इन्हें एक समान होनी चाहिए था ना। तो अब इस बात को आप समझिए कि क्या कारण है कि पौधे और जंतु के कोशिकाएं लगभग समान होने के बावजूद भी इनके ऊतक समान नहीं होते। क्या कारण है इसकी? ठीक है, क्या कारण है? एक तो क्लियर हो गया कि पौधे और जंतु के कोशिकाएं लगभग समान है, फिर भी इन दोनों के ऊतकों में कोई समानता नहीं पाई जाती है। यही बात को अब समझना है कि इसका क्या कारण है कि कोशिकाएं समान रहकर भी इनके ऊतक समान नहीं होते। तो इसके कई कारण है। सबसे पहला कारण है दोस्तों, सबसे पहला कारण है मोशन, यानी क्या? गति। पौधे और जंतु के ऊतक अलग अलग होने के कारण, अलग अलग होने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? गति है। अब गति किस कारण से है? जंतु जो होते हैं ना, वे गति करते हैं, स्थान बदलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते फिरते। लेकिन क्या यह विशेषता पौधों में पाई जाती है? नहीं पाई जाती। पौधे एक स्थान पर स्थिर रहते, यानी कि जंतु को एक ऐसे ऊतकों की आवश्यकताएं हैं
जो उन्हें गति करा सके, जबकि पौधों को एक ऐसे उत्तकों की आवश्यकता है जो उसे एक स्थान पर खड़ा रहने में मदद कर सके। उत्तकों का अलग होने का कारण पहला मुख्य यही है कि जंतु और पौधे दोनों की आवश्यकताएं कुछ अलग अलग है। जंतुओं को गति कराने वाला उत्तक चाहिए, जबकि पौधों को गति कराने वाला उत्तक नहीं चाहिए। दूसरा कारण है दोस्तों वृद्धि। दूसरा कारण क्या है दोस्तों? वृद्धि यानी कि ग्रोथ। वृद्धि यानी कि ग्रोथ। और दोनों में दोस्तों ग्रोथ भी एक तरह से नहीं होता है। दोनों में ग्रोथ भी एक तरह से नहीं होता है। आप पौधे को देखे होंगे कि पौधे शुरुआत में केवल लंबाई बढ़ाते हैं, मोटाई नहीं बढ़ाते। जब एक पर्याप्त लंबाई पौधे बढ़ा लेते हैं उसके बाद वे अपना मोटाई बढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन जंतुओं में इस तरह वृद्धि नहीं होते, उसमें शुरुआत से ही संपूर्ण जगह एक समान तरीके से वृद्धि होती है। यानी कि ग्रोथ करने का जो तरीका है पौधे और जंतु में वे बिल्कुल भिन्न है। पौधे की शुरुआती वृद्धि पर अगर आप नजर डालें, पौधे शुरुआत में केवल अपने लंबाई को बढ़ा लेते हैं, लंबाई को बढ़ाते जाते हैं और एक अनुमानित लंबाई बढ़ जाने के बाद ही अपने मोटाई को बढ़ाते हैं। यानी कि पौधे में वृद्धि संपूर्ण भाग में एक समान तरीके से नहीं होता है, जबकि जंतुओं की वृद्धि को देखेगा, जंतुओं में शुरुआत से ही अर्थात जन्म से ही सभी भागों में एक समान वृद्धि होती है। होती है कि नहीं होती है? पौधे का किसी भाग का तना ज्यादा वृद्धि कर जाएगा, किसी भाग का कम करेगा। लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। जितना एक हाथ वृद्धि करेगा उतना दूसरा हाथ भी करेगा। यकीन मानिए कि पौधा का रेश शरीर भी पकड़ लेता, कुछ उसी तरह से होता तो फिर बड़ी असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती, नहीं हो जाती। कभी कभी टांग बहुत लंबी हो जाते हैं अचानक, दूसरे टांग छोटे रह जाते हैं, नहीं रह जाते हैं। बड़ी अजीब स्थिति होता। किडनी बनकर तैयार रहता, लिवर आधा ही बन के तैयार होता। तो वृद्धि भी देख रहे हैं ना, दोनों का बिल्कुल एक दूसरे से क्या है? अलग। और ये वृद्धि अलग अलग होने के कारण भी दोनों के उत्तक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तीसरा कारण और आप दे सकते हैं ऊर्जा की आवश्यकता। ऊर्जा की आवश्यकता। ऊर्जा की आवश्यकता करने का मतलब पौधे को अपने जीवन जीने के लिए बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, बहुत कम। आप सामान्य रूप से जानते होंगे कि एक शहरी व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2100 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए एक बार टीम गठित हुआ था, उसमें यह निर्णय हुआ था। लेकिन पौधे को इतनी ऊर्जा की आवश्यकताएं नहीं है। यानी कि जंतु को अपना जीवन यापन गुजर बसर करने में ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है, उसके तुलना में पौधे को आधे से भी कम एनर्जी चाहिए। यानी कि पौधे के शरीर में जो उत्तक रहते हैं वे बहुत कम ऊर्जा और कुछ तो बिल्कुल ऊर्जा की उन्हें जरूरत नहीं होती है। लेकिन जंतु के उत्तकों को कार्य करने के लिए उनके कोशिकाओं को लगातार ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता पौधों को कम है और जंतु को क्या है? ज्यादा है। और इस कारण भी दोनों के उत्तक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। चौथा कारण आप लिख सकते हैं कि अंग तंत्र, आंतरिक संरचना को देख सकते हैं। आंतरिक संरचना, और आंतरिक संरचना में हम प्रायः किसको देखते हैं? अंग तंत्र को। जंतुओं की जो आंतरिक संरचना है काफी जटिल है, काफी कॉम्प्लेक्स है। उसके तुलना में पौधे के भीतरी संरचना या पौधे का जो अंग तंत्र वाला सिस्टम तो पौधा में होता ही नहीं है। और कई ऐसे प्रक्रिया है जो जंतु में होते हैं लेकिन पौधे में नहीं होते। जैसे नर्वस सिस्टम का नाम सुने हैं ना, केवल जंतुओं में होते, पौधे में नहीं होते।
एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र का नाम सुने हैं ना? ये तंत्र केवल जंतुओं में होते हैं, पौधे में नहीं होते। कई तंत्र जैसे परिवहन तंत्र पौधे में भी होते हैं, जंतु में भी होते हैं, लेकिन कई ऐसे तंत्र है जो जंतु में है लेकिन पौधा में नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों कि पौधों की आंतरिक संरचना में कई ऐसे चीज नहीं पाए जाते हैं जो जंतुओं में पाए जाते हैं, या जंतुओं की आंतरिक संरचना, जंतुओं के अंगों की बनावट काफी जटिल है, लेकिन पौधे का अंग तंत्र की बनावट काफी सिंपल है, काफी सरल है। तो ये 4 कारण है दोस्तों जिसके कारण पौधे और जंतु दोनों के उत्तर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? एक बार पुनः समझिए कि पौधे और जंतु के कोशिकाएं लगभग एक समान होता है। बात समझ रहे ना? पौधे और जंतु के कोशिकाएं लगभग क्या होता है, एक समान होता है। दोनों में ही यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाए जाते हैं, बस कुछ संरचनाओं के कारण पौधे और जंतु के कोशिकाएं अलग अलग होते हैं, लेकिन लगभग समान है। पौधे और जंतु के कोशिकाएं एक समान होकर भी ऊतक एक समान नहीं होते हैं। पौधे और जंतु के ऊतक एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, और एक दूसरे से भिन्न होने के कारण है, क्या कारण है, कितने कारण बताए? पौधों में गति नहीं होती है लेकिन जंतु में गति होती है। पौधों में वृद्धि कुछ खास क्षेत्रों में कुछ ही जगह पर सीमित रहती है, लेकिन जंतुओं में हर तरफ एक समान रूप से वृद्धि होती है। पौधों को बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता है, उसके तुलना में जंतुओं को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधों और जंतु की आंतरिक संरचना बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, अलग है, और इन सब कारणों से उत्तक क्या होता है, अलग। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब जब पौधों और जंतु के उत्तक अलग अलग है तो पढ़ना भी अलग अलग पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? कोशिकाएं समान ही था तो एक के साथ पढ़ लिए थे, और बाद में कुछ संरचनाओं को लेकर अंतर था तो वो बाद में हम देख लेते कि पौधे और जंतु की कोशिका में क्या थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन इनके उत्तक बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। तो पहले अलग है तो आपको पढ़ना भी अलग अलग पड़ेगा। और चूंकि पौधा जंतु से पहले इस पृथ्वी पर आए तो आइए पहले पौधों के उत्तक को ही पढ़ लेते हैं। क्या कि पहले जंतु का पढ़ ले, पौधा का ही पढ़ ले? विकास के दृष्टिकोण से पौधा जंतु से काफी आगे है दोस्तों। जंतु के उत्पत्ति से लाखों करोड़ों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर पौधा की उत्पत्ति हुई। पौधा की उत्पत्ति होने के बाद ही इस पृथ्वी पर जंतुओं की उत्पत्ति का मार्ग खुला। तो पौधा काफी आगे है दोस्तों। तो नैतिक रूप से भी यही सही है कि आप पहले पौधा के बारे में ही जाने। ठीक है, तो आइए अब जो हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू, पौधों का उत्तक। जीव वैज्ञानिकों ने पौधों के उत्तक को 2 भागों में बांटा है। पौधे के उत्तक को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। समझिएगा, इधर उधर मत करिए। पहला है मेरी एस्टिमेटिक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विभाजोत्की। और दूसरा है परमानेंट, यानी क्या? तो पौधों में कितने प्रकार के उत्तक? 2 प्रकार के उत्तक होते हैं। मेरी एस्टिमेटिक यानी विभाजोत्की, परमानेंट यानी कि अस्थायी उत्तक। अब पौधों के उत्तकों को जो ये 2 भागों में बांटा गया है, तो इसे बांटने का आधार क्या है वो आप समझ लीजिए। उत्तक किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बनता है। पौधे में कुछ ऐसे उत्तक होते हैं जिनके कोशिका में विभाजन की क्षमता होती है। क्या हो रहा है जी? क्या हो रहा है?
कोशिका में विभाजन की क्षमता होती है। विभाजोत्की ऊतक ऐसे ऊतक है जिनके कोशिका में क्या होती है? विभाजन की क्षमता। समझ रहे ना? विभाजन का मतलब नया कोशिका बनना। कोशिका विभाजन का मतलब होता है पुराने कोशिका से। अब पौधे में कुछ ऊतक ऐसे हैं जिनके कोशिका में विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है। विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है, यानी आप कह सकते हैं कि पौधे के ऊतकों के बंटवारा जो हुआ है, पौधे के ऊतक का जो बंटवारा हुआ है, या जीव वैज्ञानिक ने पौधे के ऊतकों को जो बांटे हैं वो किस आधार पर बांटे? विभाजन क्षमता के आधार पर। पौधे के ऊतकों का बंटवारा करने का आधार क्या है? विभाजन क्षमता। पौधे में पाए जाने वाले ऐसे ऊतक जिनके कोशिकाएं विभाजित हो सकती है, अर्थात नया कोशिका बना सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? विभाजोत्की ऊतक कहते हैं। पौधे में पाए जाने वाले ऐसे ऊतक जिनके कोशिका में विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अस्थायी ऊतक। क्लियर हो गया ना? पौधे का ऊतकों का बंटवारा किस आधार पर होता है? विभाजन क्षमता के आधार पर। पौधे के ऐसे ऊतक जिनके कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? पौधे के ऐसे ऊतक जिनके कोशिका में विभाजन करने की क्षमता होती है, विभाजन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये जो अस्थायी ऊतक है ये किससे बनता है? विभाजोत्की ऊतक से। यानी पौधे में विभाजोत्की ऊतक से ही अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। अब क्या देख रहे थे कि विभाजोत्की ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कोशिका में विभाजन की क्षमता होती है, विभाजन की क्षमता होती है ना। लेकिन कब विभाजोत्की ऊतक की कोशिकाएं विभाजित करते 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 एक समय ऐसा आता है कि उनमें विभाजन की क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और जब विभाजोत्की ऊतक के कोशिका में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है तो यही ऊतक किसमें बदल जाता है? यानी दोनों ऊतकों में मूल ऊतक विभाजोत्की है, मेरिस्टेमेटिक है। पौधे के अंकुरन होने के बाद कहते हैं पौधे बीज से अंकुरित होते हैं। पौधे के सबसे पहले, पौधे के शरीर में सबसे पहले कौन ऊतक बनता है? विभाजोत्की ऊतक बनता है। जब वे बीज से अंकुरित होकर बढ़ना शुरू करते हैं ना, तब पौधों में सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है और कुछ समय बाद मेरिस्टेमेटिक से ही किसका निर्माण होता है? अस्थायी का निर्माण होता है। क्लियर है? बात समझ गई? यहां तक कोई दिक्कत है? पौधे के ऊतक को जीव वैज्ञानिकों ने किस आधार पर बांटे हैं? कोई दिक्कत नहीं। विभाजन क्षमता के आधार पर पौधे में कितने प्रकार के ऊतक? 2 प्रकार के। पौधे के जन्म के तुरंत बाद कौन ऊतक विकसित होते हैं? पौधे के शरीर में पाए जाने वाला मूल ऊतक कौन है? ऐसे ऊतक जिनके कोशिका में विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? जिस ऊतक के कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, जन्म के बाद कौन बनेगा? अब विभाजोत्की से ही कौन बनेगा? अब ये समझना है कि पौधे के किस भाग में विभाजोत्की है और किस भाग में। और ये जानना बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप समझ गए हैं कि विभाजोत्की ऊतक जहां भी रहेगा वो क्या करेगा? विभाजन करेगा, मतलब नया नया कोशिका बनाएगा। और नया नया कोशिका बनने का मतलब है ग्रोथ, वृद्धि होना, क्या होना? तो पौधे के वे सभी भाग जहां पर ग्रोथ हो रहा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पौधे के वे सभी भाग जहां पर क्या हो रहा है? ग्रोथ, वृद्धि हो रहा है। तो सजीवों में वृद्धि कोशिका विभाजन का ही परिणाम होता है। कोशिका विभाजित होती है, नई कोशिकाएं बनती है, नई कोशिकाएं मिलकर ऊतक अंग बनाती है और इसे ही ग्रोथ कहा जाता है।
तो मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू पौधे के उन समस्त भागों में पाए जाते हैं जो भाग ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों, जो भाग क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। अगर जड़ ग्रोथ कर रहा है तो वहां पर क्या है? फल ग्रोथ कर रहा है, फूल ग्रोथ कर रहा है, तना ग्रोथ कर रहा है, शाखाएं ग्रोथ कर रहा है। हर वृद्धि करने वाले भाग में कौन उत्तक मौजूद है? बड़े बड़े वृक्षों को आप अवश्य देखे होंगे, और बड़े बड़े वृक्षों के कुछ भाग ऐसे होते हैं जहां ग्रोथ बिल्कुल क्या हो जाते हैं? रुक जाते। जहां पर ग्रोथ रुका हुआ है, समझ जाइए अब वहां पर कौन है? परमानेंट। तो पौधे में जो वृद्धि होती है ना, सभी भागों में एक समान तरीके से नहीं होती है, और कुछ आयु पूरी कर लेने के बाद पौधे के सिर्फ ऊपरी भाग में वृद्धि होती है, निचले भाग में वृद्धि। तो पौधे के वे सभी भाग जहां ग्रोथ हो रहा है, उस भाग में कौन उत्तक है? जिस भाग में ग्रोथ स्थिर हो गया वहां पर कौन है? कौन है? क्लियर? बात समझ गए ना? तो पौधे के उत्तक को विभाजन क्षमता के आधार पर बांटा गया है। पौधे में विभाजन क्षमता के आधार पर दो प्रकार के उत्तक होते हैं। दोनों प्रकार के उत्तक पौधे के किस किस भाग में मौजूद रहते हैं? क्लियर हो गया? आइए अब डिटेल से इन उत्तकों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आइए मेरी एस्टिमेटिक को समझ लेते हैं। मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू हिंदी में क्या कहते हैं? विभाज्य उत्तकी। आइए इस उत्तक की विशेषता को समझ लीजिए आप पहले, ठीक है? आइए दोस्तों, मेरी एस्टिमेटिक की विशेषताएं, और एक विशेषता तो आप पहले समझ चुके हैं कि इस उत्तक के, ठीक है, इस उत्तक के कोशिका में विभाजन की क्षमता होती है, क्योंकि यह बंटवारा कहीं आधार है। विभाजन की क्षमता होती है। और दूसरी विशेषता पर आइएगा कि कोई भी कोशिका विभाजन तब कर सकता है जब वह जीवित हो। एक मृत कोशिका विभाजित कर सकती है? नहीं कर सकती है। कोशिकाएं को हम जीवित और मृत भी कहते हैं दोस्तों। अगर कोशिका के अंदर जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है तो कोशिका जीवित है, और कोशिकाओं के अंदर का प्रोटोप्लाज्म अगर सूख गया तो कोशिका मृत हो गया। तो एक कोशिका जो विभाजित हो रही है, जिनमें विभाजन की क्षमता है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि मेरी एस्टिमेटिक के सभी कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती है। क्या होती है? जीवित होती है। और दोस्तों, पौधे में वृद्धि या किसी भी सजीवों में जो वृद्धि होती है वो कोशिका विभाजन के उपरांत ही होती है। कोशिका विभाजन होगा, नया कोशिका बनेगा, तभी ना ग्रोथ होगा। और एक बात आप समझ लीजिए कि जंतुओं के तुलना में पौधों में काफी तीव्र गति से वृद्धि होती है। जंतुओं के तुलना में पौधों में जो ग्रोथ होता है काफी तेज होता है। बांस और कदम के पेड़ को अगर आप कभी देखे होंगे, या फिर इन दोनों पेड़ के बारे में कुछ भी अनुमान होगा आपका, निश्चित तौर पर इन दोनों पौधों में इतनी तेज वृद्धि होती है कि आप दिन प्रतिदिन इसके वृद्धि को महसूस कर सकते हैं। महसूस किए हैं कि नहीं किए वो अलग बात है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जंतुओं के तुलना में पौधों में वृद्धि काफी तेज होती है। वृद्धि काफी तेज होती है तो इसका मतलब है कि कोशिका विभाजन भी काफी तेज होता होगा। यानी कि जंतुओं की तुलना में पौधा में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया भी क्या होती है? काफी तेज होती है। और विभाजन करता कौन है? तो मेरी एस्टिमेटिक का कोशिका। और तेज विभाजन का मतलब है तेज कोशिका। और तेज कोशिका बनने के लिए जानते हैं, कोशिका में जीव द्रव्य का भरा होना जरूरी है। जीव द्रव्य का भरा होना जरूरी नहीं है, जीव द्रव्य का ज्यादा से ज्यादा भरा होना जरूरी है। तो पौधों में जितने भी उत्तक है ना,
इस ऊतक के कोशिका में जीव द्रव आप समझ रहे हैं ना, क्या प्रोटोप्लाज्म। इस ऊतक के कोशिका में जीव द्रव अत्यधिक मात्रा में भरे होते हैं, अत्यधिक मात्रा में भरे होते हैं, अत्यधिक मात्रा में भरे होते हैं। यानी कि परमानेंट टिश्यू के कोशिका में जीव द्रव कम और मेरिस्टेमेटिक के कोशिका में जीव द्रव काफी ज्यादा। अगली विशेषता पर हम आते हैं कि अगली विशेषता कि इनके कोशिकाओं का सेल्स का आकार अगर देखेगा तो इसके सेल्स का आकार यानी कि माइक्रोस्कोप से, अगर माइक्रोस्कोप से मेरिस्टेमेटिक के टिश्यू के कोशिकाओं को देखे तो इनके कोशिकाएं आपको गोलाकार नजर आएगा, ठीक है, या आपको कैसा नजर आएगा, अंडाकार नजर आएगा, और कुछ बहुभुजी की तरह नजर आते हैं यानी कि पॉलीगॉन की तरह। यानी मेरिस्टेमेटिक के कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार और बहुभुजी होती है। एक और विशेषता देखिए मेरिस्टेमेटिक का कि पहले तो आप समझ लीजिए इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में। इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस अंतरा कोशिकीय स्थान। पहले ये है क्या ये समझ लीजिए। आप अणु के बारे में पढ़े, परमाणु के बारे में पढ़े, पदार्थ के बारे में पढ़े होंगे, है ना। पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और पदार्थ में परमाणुओं के बीच की दूरी को अंतराण्विक दूरी कहते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते। ये आप पढ़े हैं, पढ़े जी। पदार्थ में जो परमाणु से बने होते हैं उन परमाणुओं के बीच कुछ ना कुछ जगह खाली होता है जिसको इंटरमोलिकुलर स्पेस कहा जाता है। ठीक उसी तरह ऊतक जिन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तो एक ऊतक के किन्हीं दो कोशिकाओं के बीच कुछ ना कुछ जगह क्या होता है, खाली होता है। ऊतक के कोशिका, ऊतक जिन कोशिकाओं से निर्मित होता है उनमें किन्हीं दो कोशिकाओं के बीच के खाली जगह को इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। एक ऊतक के किन्हीं दो कोशिकाओं के बीच के खाली जगह को इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। लेकिन अगर बात करिएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तो इस टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। दोस्तों क्या होता है, नहीं पाया जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। क्लियर हो गया, बात समझ गए ना। इसमें इंटरसेलुलर यानी कोशिकाओं के बीच जरा सा भी जगह खाली नहीं होता है, कोशिकाओं के बीच जरा सा भी जगह खाली नहीं होता है। एक दूसरी विशेषता पर आ जाइए। एक दूसरी विशेषता यह है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में वैक्यूल, वैक्यूल यानी क्या, रसदानी, पढ़ाए थे ना इसके बारे में। सेल्स में वैक्यूल्स नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। तो आप इतनी विशेषताओं को याद रखिए। पौधे में जो विभाजोत्की ऊतक है उनकी क्या क्या विशेषता है एक बार पुनः समझ लीजिए। पौधे के विभाजोत्की ऊतक के कोशिका में विभाजन करने की क्षमता, यानी विभाजोत्की ऊतक का तो परिभाषा ये है, जिन ऊतक के कोशिका विभाजित हो सकती है वही ऊतक विभाजोत्की। विभाजोत्की ऊतक के प्रत्येक कोशिकाएं क्या होती है, विभाजोत्की ऊतक में जीव द्रव की मात्रा काफी, सभी ऊतकों के तुलना में सबसे ज्यादा जीव द्रव विभाजोत्की ऊतक के कोशिकाओं में होता है। दोस्तों विभाजोत्की ऊतक के कोशिकाओं का आकार गोलाकार, अंडाकार या
बहुभुजी होती है। विभाज्योतकी उत्तक के कोशिका में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी, विभाज्योतकी उत्तक के कोशिका में रसध्वनि भी, कोई दिक्कत है। और विभाज्योतकी उत्तक पौधे के उन समस्त भागों में मौजूद रहते हैं जहां पर ग्रोथ हो रहा है, जहां पर वृद्धि हो रही है, चाहे वे तना वृद्धि कर रहा हो, चाहे जड़ वृद्धि कर रहा हो, चाहे फूल और फल वृद्धि कर रहा हो, ग्रोथ जहां पर भी हो रहा है वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद है। दोस्तों क्लियर हो गया, समझ गए? विभाज्योतकी उत्तक के कोशिकाएं जीवित या मृत होती है? जीवित होती है। विभाज्योतकी उत्तक की कोशिकाएं विभाजित हो सकती या नहीं हो सकती है? हो सकती है। विभाज्योतकी उत्तक के कोशिका में किस प्रमुख कोश की संरचना का अभाव होता है? किसका? वैक्यूल्स का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? विभाज्योतकी उत्तक के कोशिकाएं कैसे होते हैं? गोलाकार, अंडाकार या? विभाज्योतकी उत्तक के कोशिकाएं में जीव द्रव अधिक होता है या परमानेंट में? विभाज्योतकी में ज्यादा होता है, परमानेंट में। और एक विशेषता और याद रखना है कि इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। विभाज्योतकी उत्तक के कोशिका की कोशिका भित्ति यानी क्या? सेल वॉल या क्या होता है दोस्तों? पतली होती है, बहुत पतली होती है। यानी कि परमानेंट पर हम जाएंगे ना, परमानेंट का इससे ज्यादा मोटा होता है, इसकी पतली होती है। तो इतना बात याद रखना है दोस्तों। विभाज्योतकी में, विभाज्योतकी उत्तक के कोशिका जीवित होता है, उनमें विभाजन करने की क्षमता होता है, उनमें रसध्वनि नहीं पाया जाता, उनकी कोशिका भित्ति क्या होती है? पतली होती है। दो कोशिका के बीच कोई भी रिक्त स्थान या इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं, कोई दिक्कत। अब आइए विभाज्योतकी उत्तक के प्रकार पर आ जाते। समझ में आ रहा है पूरी तरह से? हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के प्रकार को आप देखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। विशेषता तो आप समझ ही गए हैं। अब वृद्धि जो होता है पौधों में, उनके विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर विभाज्योतकी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पहला विभाज्योतकी उत्तक है एपिकल मेरिस्टेमेटिक। पहला आपका क्या है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक यानी कि शीर्षत विभाज्योतकी। अब यह विभाज्योतकी क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए, कोई भी वृद्धि करने वाले भाग, मान लीजिए कि ये एक तना है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों? तना है। मान लीजिए ये तना है या जड़ को ही आप ले लीजिए, कोई भी वृद्धि करने वाले भाग, चाहे आप तना को ले लीजिए, जड़ को ले लीजिए, वृद्धि करने वाले भाग के शीर्ष भाग पर, ये मान लीजिए कोशिका है, अंडाकार कोशिका बना दिए हैं, ठीक है, अंडाकार कोशिका। तो वृद्धि करने वाले जो भी भाग है, उस वृद्धि करने वाले भागों के शीर्ष भाग पर जो मेरिस्टेमेटिक होता है वही क्या कहलाता है? एपिकल कहलाता है। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वह हिस्सा जो वृद्धि करने वाले भाग के शीर्ष पर मौजूद है, टॉप पर मौजूद है, उसे ही क्या कहा जाता है? एपिकल। कोई जड़ वृद्धि कर रहा है तो जड़ के शीर्ष भाग पर जो मेरिस्टेमेटिक होगा वही एपिकल कहलाएगा। तना वृद्धि कर रहा है, फल वृद्धि कर रहा है, फूल की कली वृद्धि करके फूल बन रहा है, सभी के शीर्ष भाग पर जो मेरिस्टेमेटिक मौजूद होगा वही क्या कहलाएगा? एपिकल कहलाएगा। और एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो है वे पौधे का लंबाई बढ़ाने वाला उत्तक है।
यानी कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक की कोशिकाएं विभाजित तो होकर जब नए नए कोशिका बनाती है, तब उन कोशिका मिलकर के पौधे की क्या बढ़ाता है, लंबाई को बढ़ाता है। यानी कि लंबाई को बढ़ाना किस ऊतक का काम है, एपिकल का काम। पौधों के लंबाई किस ऊतक के कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा होता है, एपिकल। अब पौधों की लंबाई की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ आप ये मत समझिएगा तना की लंबाई, हर चीज की लंबाई, चाहे पौधे के जड़ की लंबाई हो, चाहे पौधे की तना की लंबाई हो, चाहे पौधे की शाखाओं की लंबाई हो, पौधे की लंबाई बढ़ाने वाला ऊतक कौन है, एपिकल। पौधे का लंबाई बढ़ाने वाला ऊतक एपिकल है। मतलब है कि इन ऊतक के कोशिकाएं जब ग्रोथ करके विभाजित होकर के नए नए कोशिकाएं बनती है, तो वे नए नए कोशिका क्या बढ़ाता है, लंबाई। अब ध्यान दीजिए एक बात कि पौधा जब ग्रोथ करता है दोस्तों, तो सबसे पहले अपने किस भाग में वृद्धि लाता है, पहले अपने लंबाई को बढ़ाता है। पौधे शुरुआती अवस्था में अपने लंबाई को बढ़ाता है। पौधे में सबसे पहले जो वृद्धि होती है वो उसके लंबाई में होती है। पौधे के लंबाई में होने वाले वृद्धि को पौधे के लंबाई में होने वाले वृद्धि को प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ करते हैं, यानी कि प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, पौधे के लंबाई में बढ़ना क्या कहलाता है, या पौधे में प्राथमिक वृद्धि का अर्थ क्या है। तो आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पौधे की लंबाई किस ऊतक के कारण होती है। यह आपसे पूछ देगा कि पौधे में प्राथमिक वृद्धि किस ऊतक के कारण होती है। अब प्राथमिक वृद्धि का मतलब क्या हुआ, लंबाई। क्लियर है, बात समझ गए। एपिकल कोई दिक्कत है, किसी भी वृद्धि करने वाले भाग के शीर्ष पर जो विभाजोत्की मौजूद होता है, जो मेरिस्टेमेटिक मौजूद होता है, उसे क्या कहते हैं, एपिकल का काम क्या करना है। पौधे में लंबाई में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि वृद्धि करने वाले भाग, मान लीजिए कि हम एक तना का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। वृद्धि करने वाले भाग के साइड में, ठीक है, वृद्धि करने वाले भाग के साइड में यानी कि बगल में कह सकते हैं। और फिगर में आप स्पष्ट देख रहे थे हम किस भाग की बात कर रहे थे। ये दोस्तों एपिकल था। ये क्या था, एपिकल था। ये क्या था, एपिकल था। ये एपिकल है। लेकिन एक वृद्धि करने वाले भाग, और मेरिस्टेमेटिक के बारे में आपको पता है कि वे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू केवल वृद्धि वाले भाग में है। जिस भाग में वृद्धि रुक सी गई वहां पर परमानेंट आ जाता है। तो वृद्धि करने वाले भाग के साइड में, बगल में जो मेरिस्टेमेटिक मौजूद रहता है उसे कहते हैं क्या, लेटरल मेरिस्टेमेटिक। क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक, पार्श्व विभाजोत्की। यानी कि शीर्ष भाग पर मौजूद है तो शीर्षत विभाजोत्की, अब पार्श्व भाग में मौजूद है तो लेटरल पार्ट में मौजूद है तो पार्श्व विभाजोत्की। यानी आप कह सकते हैं कि विभाजोत्की ऊतकों का बंटवारा स्थान के आधार पर हुआ है, पोजीशन के आधार पर हुआ है। शीर्ष पर पोजीशन है एपिकल, बगल में है तो लेटरल। अब जिस तरह से एपिकल का काम पौधे के लंबाई को बढ़ाना था, अर्थात पौधे में प्राइमरी ग्रोथ कराना था, ठीक उसी तरह दोस्तों लेटरल जो है यह इस तरह से इसके कोशिकाएं विभाजित होकर कुछ इस तरह से नए कोशिका को आगे बढ़ाती है। और इसके फलस्वरूप दोस्तों पौधे का क्या बढ़ता है, मोटाई बढ़ता है। पौधे का क्या बढ़ता है दोस्तों, मोटाई बढ़ता है। देखिए इतना मोटाई मान लीजिए बढ़ गया,
यानी कि लेटरल मेरी एस्टिमेटी का काम क्या है दोस्तों? मोटाई को बढ़ाना। क्या बढ़ाना? और पौधे जब वृद्धि करते हैं तो पहले अपने लंबाई को बढ़ाते हैं। लंबाई जब एक नियत अवस्था तक बढ़ जाती है तो तब उसका मोटाई बढ़ता है, यानी मोटाई बाद में बढ़ता है, और मोटाई को बढ़ना सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है, यानी कि द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। लंबाई में बढ़ना प्राथमिक वृद्धि और मोटाई में बढ़ना। तो लेटरल मेरी एस्टिमेटिक का काम पौधों का क्या बढ़ाना है? मोटाई बढ़ाना है। यह आपसे पूछेगा पौधों में द्वितीयक वृद्धि किस ऊतक के कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होती है? क्लियर हो गया? पौधे में लंबाई कौन बढ़ाएगा? एपिकल। मोटाई कौन बढ़ाएगा? ये आप कह सकते प्राथमिक वृद्धि कराएगा एपिकल, और सेकेंडरी वृद्धि कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो विभाजोत्की ऊतक दो प्रकार का समझ गए। एक तीसरा प्रकार के विभाजोत्की ऊतक के समझिए जिसका कोई विशेष कार्य नहीं है। अभी आप दो विभाजोत्की ऊतक, दो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कार्यों को पढ़े थे। दो मेरिस्टेमेटिक के कार्यों को पढ़े थे और कार्यों को पढ़े थे, लेकिन एक तीसरा पर आइए, इनकी कोई विशेष कार्य नहीं है। इंटर सेलरी मेरिस्टेमेटिक, अंतर्वेशी विभाजोत्की। होता क्या है दोस्तों कि पौधे का जब लंबाई बढ़ती है ना, काफी तेजी से बढ़ती है, काफी तेजी से पौधे की लंबाई काफी तेजी से बढ़ती है, और पौधे की लंबाई काफी तेजी से बढ़ती है। इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक में विभाजन काफी तेज होती है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक में विभाजन की प्रक्रिया तेजी से होने के कारण, और होता है, अब समझ जाइए, एपिकल मेरिस्टेमेटिक में तेजी से कोशिका विभाजन होने के कारण ही पौधे का लंबाई काफी तेजी से बढ़ता है। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक के कोशिकाओं में काफी तेजी से विभाजन होने के कारण, उसके कुछ कोशिकाएं पीछे छूट जाती है, और उन्हीं कोशिकाओं के समूह मिलकर जो ऊतकों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? आप तना को देखे होंगे, और तना की संरचना पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। और तना के कुछ भाग ऐसे होते दोस्तों जहां से पत्तियां निकलते हैं। जहां से क्या निकलते हैं? पत्तियां निकलते हैं। वहीं से दोस्तों क्या खिलती है? कली निकलती है। पत्तियां निकलती है और वहीं से क्या निकलता है? कली निकलता है। तो तना के वह भाग जहां से पत्तियां कर निकलती है उसे नोड कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं पर्व संधि। हिंदी में क्या कहते हैं? पर्व संधि कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पर्व संधि कहते हैं। और एक पर्व संधि से दूसरे पर्व संधि के बीच की दूरी को इंटरनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं, पर्व कहते हैं। तो एपिकल का जो भाग छूट गया, एपिकल के तेजी से बढ़ने के कारण उनके जो कोशिकाएं छूट गया, उन्हीं कोशिका का समूह मिलकर कौन सा मेरिस्टेमेटिक बनाया? इंटरसेलरी। और यह इंटरसेलरी प्राय कहां पर होता है? पर्व संधि पर होता है। आप देखे होंगे तना को एक
पतले से तना को देखे होंगे, उनके जगह जगह पर कुछ गांठे जैसे बने होते हैं। वे गांठे किस ऊतक के कारण है? इंटरसेल्युलर कारण, यानी लंबाई बढ़ रहा था, कुछ कोशिका पीछा में छूट गया। तो इंटरसेलरी वास्तव में एपिकल का ही भाग है। ये पीछे छूट गया क्योंकि एपिकल काफी तेज भाग रहा था और ये छूट करके कहां पर अटक जाते हैं? पर्व संधि पर पाए जाते हैं, यानी कि शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं एपिकल, बगल बगल पाए जाते हैं लेटरल, और पर्व संधियों पर फूल के कक्ष में या फिर तन पत्तियों के कक्ष में या आधार वाली जगह पर ज्यादातर जो मेरिस्टेमेटिक रहता है इंटरसेल्युलर रहता है, और इसका कोई विशेष कार्य नहीं है। ये तुरंत ही अस्थायी ऊतक में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि तुरंत ही इसमें विभाजन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो क्लियर हो गया मेरिस्टेमेटिक कितने प्रकार के? क्लियर हो गया? बात समझ गए? मेरिस्टेमेटिक में कोई दिक्कत रह गया है? मेरिस्टेमेटिक में कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए एक बार फिर से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप क्लियर कर लीजिए। पौधे में 2 प्रकार के ऊतक मेरिस्टेमेटिक, और जिस ऊतक के कोशिका में विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? विभाजोतकी। विभाजोतकी के सारे कोशिकाएं जीवित होती है। विभाजोतकी ऊतक के कोशिका में सबसे ज्यादा जीव द्रव पाए जाते हैं। विभाजोतकी ऊतक के कोशिकाएं गोलाकार अंडाकार बहुभुजी होती है। विभाजोतकी ऊतक में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। विभाजोतकी ऊतक के कोशिका में रसध्वनि नहीं पाया जाता है। विभाजोतकी ऊतक की कोशिका भित्ति पतली होती है अन्य ऊतकों के अपेक्षा। विभाजोतकी ऊतक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लंबाई को बढ़ाना किसका कम है? या शीर्षत विभाजोतकी का क्या कम है? लंबाई को बढ़ाना। पौधे की लंबाई में बढ़ने को क्या कहते हैं? लंबाई में बढ़ना प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है, प्राथमिक वृद्धि कहलाता है। पार्श्व विभाजोतकी ऊतक का क्या कम है? मोटाई को बढ़ाना या द्वितीयक वृद्धि कराना। और इन एपिकल का जो भाग पीछे छूटकर पर्व संधि के पास रह जाते हैं वह कोशिका मिलकर क्या कहलाते हैं? या वह कोशिका मिलकर क्या बना लेते हैं? इंटरसेल्युलर बना लेते। कोई दिक्कत? तो दोस्तों मेरिस्टेमेटिक क्लियर हो चुका है। मेरिस्टेमेटिक क्या हो चुका है? क्लियर हो चुका है। एक बार देख लीजिए, उसके बाद आते हैं परमानेंट पर। नोड और नोड किसको कहते हैं पता चला? 2 नोड के बीच की दूरी को इंटरनोड। क्लियर दोस्तों? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? आ जाते हैं परमानेंट पर, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक अब समाप्त हो चुका है। दोस्तों पूरा क्लियर होते जा रहा है कि नहीं? है अल्लाह ने के पीछे में अल्लाह और बहुत मार हो रहा है। अस्थायी ऊतक क्या हुआ? क्लास का मर्यादा बनाए रखिए, ठीक है? परमानेंट, अस्थायी। आज लेट से क्लास इसलिए लेट तक खींच देते हैं, भरपाई करेंगे जी, ठीक है? कभी कभी आज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है नीचे में, ठीक है? सब कुछ अस्त व्यस्त है, तो इसीलिए लेट हो गया था। तो टेंशन नहीं लीजिए, आराम से पढ़िए, क्योंकि आए ही पढ़ने के लिए। घर पर जाकर क्या करिएगा?
अस्थायी ऊतक। एक बात तो क्लियर है कि अस्थायी ऊतक का निर्माण परमानेंट से होता है। अस्थायी ऊतक का निर्माण मेरी एस्टिमेटिक से होता है, सॉरी। अस्थायी ऊतक का निर्माण विभाजोत्की से होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो परमानेंट टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू का निर्माण मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू से ही होता है। कैसे होता है? तो मेरी एस्टिमेटिक के टिश्यू की कोशिकाएं जब विभाजित होते होते विभाजन की क्षमता समाप्त कर लेती है तो वही किसमें कन्वर्ट हो जाती है? परमानेंट। अब दोस्तों परमानेंट बातचीत मत करिए, आवाज आ रहा है यहां तक। परमानेंट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट यानी कि सरल अस्थायी ऊतक, और दूसरा कॉम्प्लेक्स यानी क्या? जटिल अस्थायी ऊतक। पौधे का परमानेंट टिश्यू यानी कि अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब पहले यहां पर यह समझ लीजिए कि सिंपल सिंपल क्यों है और कॉम्प्लेक्स में ऐसा क्या हो गया जो ये कॉम्प्लेक्स हो गया है। इन दोनों ऊतक में मुख्य अंतर क्या है उसको आप समझ लीजिए। तो ऊतक का परिभाषा हम पढ़े थे कि कोशिकाओं का ऐसा समूह, ध्यान दीजिएगा, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनमें सभी कोशिका के आकार और आकृति क्या हो, कार्य क्या हो, उत्पत्ति भी क्या हो, समान हो, तो वैसे कोशिका का समूह क्या कहलाएगा? ऊतक कहलाएगा। जो सिंपल परमानेंट है ये ऊतक के परिभाषा पर खरा उतरता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू ऊतक के परिभाषा पर खरा उतरता है, यानी कि इस ऊतक में जितने भी कोशिकाएं मौजूद हैं सबके आकार आकृति समान है, कार्य समान है, उत्पत्ति समान है। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऊतक के परिभाषा पर खरा नहीं उतरता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऊतक के परिभाषा पर खरा, अर्थात इनके इस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो भी कोशिकाएं हैं, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के सभी कोशिका के आकार और आकृति क्या होती है? भिन्न होती है। आकार और आकृति क्या होती है? भिन्न होती है। यानी इस ऊतक में अलग अलग आकार एवं आकृति की कोशिकाएं मौजूद है। इस ऊतक में कॉम्प्लेक्स परमानेंट में अलग अलग आकार की कोशिकाएं मौजूद है। हर भाई ने अलग अलग के कोशिकाएं मौजूद होने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स। अब आप कहिएगा अलग अलग के कोशिकाएं मौजूद है तो फिर इसे ऊतक क्यों कहते हैं? तो शुरुआत में ही बताए थे कि कुछ ऊतक हैं जिनमें कोशिका के आकार और आकृति क्या है, लेकिन फिर भी उनके कार्य क्या है? ठीक उसी तरह का ये कॉम्प्लेक्स है कि एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अलग अलग आकार के कोशिकाएं जरूर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी सभी के कार्य क्या हैं? एक समान है। सभी के कार्य क्या है दोस्तों? एक समान है। तो परमानेंट कितना प्रकार का हुआ? दो प्रकार का हुआ, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट और सिंपल परमानेंट को सिंपल क्यों कहते हैं? कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया जो कॉम्प्लेक्स हो गया, समझ गए ना? यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू के एक ऊतक के सभी कोशिका के आकार आकृति और कार्य क्या है, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट के एक ऊतक में उपस्थित सभी कोशिका के आकार और आकृति समान नहीं है। भिन्न भिन्न आकार आकृति वाले कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतक होने के कारण ही इसके नाम में क्या लगा हुआ है? कॉम्प्लेक्स लगा हुआ। क्लियर बात? समझ गए? अब आइए सिंपल परमानेंट पर।
सिंपल परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू भी दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पहला है पेरेन्काइमा, पहला क्या है? दूसरा है कोलेनकाइमा, दूसरा कौन है? कोलेनकाइमा, तीसरा कौन है? एस्क्लेरेनकाइमा। इंग्लिश नाम ही याद रखिए, वैसे हिंदी नाम भी दिया हुआ है, क्योंकि अब परीक्षा में जैसे पेरेन्काइमा है ना, इसको ऐसे ही लिखा जाता है, पेरेन्काइमा। वैसे हिंदी में इसका शुद्ध हिंदी में मृदुतक नाम है। तो आप इंग्लिश नाम आइए। तो पौधों में 2 प्रकार के उत्तक, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक आप समझ गए, मेरिस्टेमेटिक पुनः 3 प्रकार का हुआ। उसके बाद परमानेंट 2 प्रकार के, सिंपल और सिंपल कॉम्प्लेक्स में क्या मुख्य अंतर है समझ चुके हैं ना। और उसके बाद सिंपल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा। आइए पहले शुरुआत करते हैं किससे? पेरेन्काइमा से। पेरेन्काइमा से शुरुआत करते हैं। पेरेन्काइमा, इनके भी कोशिकाएं क्या होते हैं? जीवित कोशिका होता है। पेरेन्काइमा उत्तक में जितना भी कोशिका होता है वो क्या होता है? जीवित होता है। लेकिन इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होता, क्योंकि ये विभाजित की नहीं, लेकिन कोशिकाएं क्या होते हैं? जीवित होते हैं। इनके कोशिकाएं भी गोलाकार होते हैं, अंडाकार होते हैं और बहुभुज के समान होते हैं, लेकिन यह अनियमित आकार का भी हो सकता है। यह क्या हो सकता है? इससे पहले जब आप विभाजोत्की उत्तक के कोशिकाओं पर देखे थे, तो विभाजोत्की उत्तक के भी कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार या यानी कि आप कह सकते हैं कि मृदुतक यानी पेरेन्काइमा और मेरिस्टेमेटिक के कोशिकाएं लगभग क्या है? एक समान है। अंतर यही है कि कभी कभी आपको पेरेन्काइमा की कोशिका अनियमित आकार का हो सकता है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक में अनियमित आकार वाली कोशिका नहीं थी। तो पेरेन्काइमा के सारे कोशिकाएं जीवित होते हैं। इनके कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार, बहुभुज और अनियमित आकार के होते हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में आप समझ चुके हैं क्या? एक बार बोलिए तो। एक उत्तक के किन्हीं 2 कोशिकाओं के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। आप मेरिस्टेमेटिक में देखे थे, था या नहीं? नहीं था, नहीं था, लेकिन पेरेन्काइमा में पाया जाता है। यानी पेरेन्काइमा के कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान पाए जाते हैं, यानी पेरेन्काइमा टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, लेकिन इंटरसेलुलर स्पेस मेरिस्टेमेटिक में पाया नहीं जाता। मेरिस्टेमेटिक में पाया नहीं जाता है। अब इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता, उसके बाद आप देखे थे रसधानी मेरिस्टेमेटिक में था। रसधानी का मतलब वैक्यूल्स था जी, लेकिन इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। क्लियर हो गया? पेरेन्काइमा के बारे में समझ लिया क्या क्या याद रखना है? पेरेन्काइमा के सभी कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती है। इनके कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार और बहुभुजी होती है। इसके कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार और बहुभुजी होती है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। मान लीजिए कि उत्तक है, तो दोस्तों इनमें इस तरह इसके कोशिका, ये उत्तक है, इस तरह गोलाकार कोशिका है, इस तरह से, और गोलाकार कोशिका, अंडाकार कोशिका होने के कारण ये जो स्पेस देख रहे हैं ना, ये वाला स्पेस देख रहे हैं ना, ये वाला स्पेस देख रहे हैं ना, ये वाला स्पेस देख रहे हैं ना, यही है इंटरसेलुलर स्पेस।
जो मेरी एस्टिमेटिक में बिल्कुल भी नहीं था। तो पेरेन्काइमा के सारे कोशिकाएं जीवित होती है, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती है। पेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, पाया नहीं जाता है। पौधे में जितना भी उत्तक है, उन सभी उत्तकों में सबसे ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस किसमें पाया जाता है? पेरेन्काइमा। सबसे ज्यादा किस उत्तक के कोशिकाओं में इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद है? पेरेन्काइमा। और इसमें रसध्वनि भी पाई जाती है दोस्तों। इसमें क्या पाई जाती है? रसध्वनि भी पाई जाती है। अब यह उत्तक किस भागों में पाए जाते हैं? ध्यान दीजिए। विभाजोत्की उत्तक के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं। सभी ग्रोथ करने वाले भागों में कौन? विभाजोत्की उत्तक पाए जाते हैं। पेरेन्काइमा कहां पाए जाते हैं? पौधे के सभी नए भाग, पौधों के वह भाग जिसका निर्माण पौधे के वह भाग जिसका नया निर्माण हुआ है, चाहे वह भाग दोस्तों तना हो, चाहे वह भाग शाखा हो, चाहे वह भाग फूल की कली हो, चाहे वह भाग फूल की कली हो। ठीक है, तना हो, शाखा हो, फूल की कली हो, तना हो, शाखा हो, फूल की कली हो, या फिर आपका फल हो। जब इसका निर्माण तुरंत हुआ, और तुरंत निर्माण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या कि उसका रंग कैसा होता है? हरा। पौधे का जिस भाग का निर्माण तुरंत हुआ होगा, वह भाग बिल्कुल कैसा होगा? हरा ही होगा। चाहे वो फल हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो शाखाएं हो, अगर निर्माण तुरंत हुआ है तो वह किस रंग का होगा? और धीरे धीरे जैसे तना है, धीरे धीरे जो है आपको भूरा रंग लेते जाएगा। फूल भी शुरुआती में जो कली अवस्था में रहता, हरा रहता, धीरे धीरे उन पर आकर्षक रंग चढ़ते जाते हैं। तो पौधे के वे भाग जिनका निर्माण तुरंत हुआ है, जो भाग बिल्कुल अभी हरे हैं, उसी भाग में मौजूद है, उसी भाग में दोस्तों मौजूद है, उसी भाग में मौजूद है आपको कौन? पेरेन्काइमा होता। उसी भाग में कौन मौजूद है? पेरेन्काइमा। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए पेरेन्काइमा के कार्य को समझते। ये उत्तक कौन से कार्य करते हैं? एपिकल का कार्य तो आप देख लिए थे, लंबाई को बढ़ाना था। लेटरल का काम देख लिए थे, मोटाई को बढ़ाना था। इंटरसेली का कोई विशेष कार्य नहीं था, इंटरसेली का कोई विशेष कार्य नहीं था। अब आते हैं पेरेन्काइमा का क्या काम है? पेरेन्काइमा का सबसे मुख्य काम है भोजन का क्या करना? संग्रह करना। पेरेन्काइमा का मुख्य काम है भोजन का संग्रह करना। और जब कोशिका पढ़ रहे थे तो याद कीजिए, कोशिका में एक संरचना पढ़े थे ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़े थे। ल्यूकोप्लास्ट क्या काम था? यानी कि पेरेन्काइमा उत्तक के जो कोशिकाएं होंगे ना, उसमें ल्यूकोप्लास्ट काफी ज्यादा होंगे। उसमें ल्यूकोप्लास्ट काफी ज्यादा होंगे, जिसके कारण वे भोजन संग्रह करने का काम करता है। पेरेन्काइमा टिश्यू का मुख्य काम है भोजन का क्या करना? संग्रह करना। और पौधा में भोजन का संग्रह करना अति आवश्यक है। क्यों? तो भोजन बनते हैं काफी ज्यादा, इस्तेमाल होते हैं काफी कम। पौधे हर दिन प्रकाश संश्लेषण करते रहते हैं और इतने अधिक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, इतने अधिक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं कि उसका 10% भी वह काम नहीं ले सकता, यूज नहीं कर सकता। पेरेन्काइमा का दूसरा मुख्य काम है दोस्तों क्या कि पेरेन्काइमा आप देख लिए हरे भागों में मौजूद है ना। तो निश्चित तौर पर पेरेन्काइमा उत्तक के कोशिका में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
क्लोरोफिल। और ऐसे पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे कोलेरेनकाइमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलेरेनकाइमा कहा जाता है। ऐसे पेरेन्काइमा उत्तक, ऐसे पेरेन्काइमा टिश्यू जिनके कोशिकाओं में क्लोरोफिल मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं? कोलेरेनकाइमा। अब कोलेरेनकाइमा क्या काम करेगा? तो निश्चित तौर पर इसमें क्लोरोफिल है तो यह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो यह भोजन का क्या करेगा? निर्माण। तो पेरेन्काइमा भोजन का निर्माण करता है, अब फिर भोजन का क्या करता है? संग्रह करता है। उसके बाद पेरेन्काइमा के तीसरे कार्य को बारे में आप समझ लीजिए। आप हाइड्रोफाइट्स के बारे में जानते हैं? हाइड्रोफाइट्स यानी क्या? जलीय पौधा। हाइड्रोफाइट्स मतलब जलीय पौधा। हाइड्रोफाइट्स मतलब जलीय पौधा। जलीय पौधा जल के ऊपर तैरते रहते हैं। आप समझते होंगे, देखे हो ना? जलकुंभी तो देखे ही होंगे। जलकुंभी को भाखन कहा जाता है सुपौल मधेपुरा सब में, तो देखे ना, तैरते रहते जलकुंभी का पौधा। यानी कि जलीय पौधे में एक खास गुण है कि वे जल पर तैर सकते, और जलीय पौधे को जल में तैरने के लिए एक विशेष प्रकार के उत्तक मददगार होते हैं। एक विशेष प्रकार के उत्तक होते हैं जो जलीय पौधे को तैरने में मदद करते हैं। वो विशेष प्रकार के उत्तक कौन है जानते हैं? वे विशेष प्रकार के उत्तक है एरेनकाइमा। वे विशेष प्रकार के उत्तक है एरेनकाइमा यानी कि वायुत्तक। वे विशेष प्रकार का उत्तक कौन है? वायुत्तक। और इस एरेनकाइमा का निर्माण कैसे होता है जानते हैं? आपको इससे पहले बताया कि पेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता है या बिल्कुल नहीं होता है? होता है, सबसे ज्यादा इसी में होता है, ये भी बताए थे। तो जलीय पौधे के जो एरेनकाइमा होते हैं ना, जलीय पौधे के जो पेरेन्काइमा होते हैं ना, उन्हें पेरेन्काइमा के इंटरसेलुलर स्पेस में हवा भर जाता है। क्या भर जाता है? जब पेरेन्काइमा के कोशिकाओं के बीच के स्थान में हवा भर जाए या पेरेन्काइमा के इंटरसेलुलर स्पेस में हवा भर जाए, वहीं पेरेन्काइमा क्या बन जाता है? एरेनकाइमा। ये एरेनकाइमा केवल जलीय पौधे में बनते हैं, स्थलीय पौधे में नहीं। तो जलीय पौधे में पेरेन्काइमा के इंटरसेलुलर स्पेस के बीच हवा भर जाने में वे कन्वर्ट हो जाते हैं एरेनकाइमा में, और एरेनकाइमा जलीय एरेनकाइमा के मदद से ही जलीय पौधे जल पर तैरते हैं, आसानी से तैरते हैं दोस्तों। तो पेरेन्काइमा समझ गए हैं? पेरेन्काइमा के तीन मुख्य कार्य हैं। भोजन का क्या करना? संग्रह करना। भोजन का क्या करना? भोजन का निर्माण जिस पेरेन्काइमा के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? कोलेरेनकाइमा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? और जलीय पौधे को जल में तैरने में कौन मदद करते हैं? एरेनकाइमा कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? पेरेन्काइमा क्लियर हो गया। पेरेन्काइमा के सारे कोशिकाएं क्या होते हैं? जीवित होते हैं। पेरेन्काइमा के कोशिकाओं की आकृति कैसा होता है? पेरेन्काइमा उत्तक में सबसे ज्यादा इंटरसेलुलर, पेरेन्काइमा में रसधनी भी। पेरेन्काइमा उत्तक पौधे के उन सभी भागों में पाए जाते हैं जिसका निर्माण तुरंत हुआ है, जो भाग अभी हरापन लिए हुए हैं, और उन सभी भागों में पेरेन्काइमा मौजूद है। तीन मुख्य काम होते हैं। कौन कौन दोस्तों? भोजन का संग्रह करना, भोजन का जलीय पौधे को तैरने में, लेकिन जलीय पौधे को तैरने में पेरेन्काइमा मदद नहीं करता, एरेनकाइमा, जो पेरेन्काइमा का ही परिवर्तित स्वरूप है। भोजन निर्माण का काम भी पेरेन्काइमा नहीं करता, जबकि पेरेन्काइमा का परिवर्तित स्वरूप कोलेरेनकाइमा करता है। यानी कि अगर हम पेरेन्काइमा के मुख्य कार्यों पर चर्चा करें तो वह मुख्य कार्य है दोस्तों भोजन का क्या करना। भोजन के अतिरिक्त या अन्य ऐसे भी पदार्थों को संचित रखता है जो भोजन के रूप में पौधा इस्तेमाल नहीं करते।
जैसे आप समान रूप से सुने होंगे रेजिन का नाम, सुने हैं? नहीं सुने तो अभी सुने ना, ये क्या है? जो भी है, एक बात तो है, ये पौधे के ही उत्पाद हैं, ये बात क्लियर है। रेजिन, गोंद के नाम सुने होंगे, ये आम और बबूल के पेड़ में काफी सामान्य रूप से निकलते हैं। रेजिन हो गया, गोंद हो गया। टैनिन सुने होंगे आप, टैनिन। लेटेक्स सुने होंगे आप। ये सब दोस्तों पौधे के उत्पाद हैं, और ये पौधे के वो उत्पाद है जो पौधे के जरूरत के नहीं है। ये रेजिन हो गया, गोंद हो गया, टैनिन हो गया, लेटेक्स हो गया, ये भी पौधे में संचित रहते हैं। और ये भी दोस्तों जिस उत्तक में संचित रहते हैं वे उत्तक कौन है? पेरेन्काइमा है। वे उत्तक कौन है? तो पेरेन्काइमा भोजन का संग्रह करते हैं। कौन भोजन का संग्रह करते हैं? तो वही प्रकाश संश्लेषण में निर्मित भोजन का संग्रह करते हैं। लेकिन ये जो रेजिन है, ये गोंद है, ये टैनिन है, ये लेटेक्स है, ये भी पेरेन्काइमा में ही संचित रहता है दोस्तों, ये भी पेरेन्काइमा में संचित रहता। क्लियर हो गया? पेरेन्काइमा क्लियर है। आइए दूसरा पर, और दूसरा क्या है? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा इसका नाम है दोस्तों, जानते हैं हिंदी में क्या है? स्थूल कोण। लेकिन आप कोलेनकाइमा ही याद रखिए। आप अपने जिंदगी में एक समान सा अनुभव प्राप्त किए होंगे, और नहीं किए तो आप कर लीजिए। आम के डंठल को और एक गुलाब के डंठल को अंतर को कभी समझने का प्रयास किए हैं? नहीं किए हैं। तो दोनों में अंतर ये होता है कि आम के तने को जब आप मोड़िएगा ना, टूट जाएगा बीच से, खट्टाक से टूट जाएगा। आम के एक बड़े डंठल को जैसे ही आप मोड़ने का प्रयास करिएगा, वो ज्यादा नहीं मुड़ेगा। ज्यादा मुड़िएगा बीच से क्रैक होकर टूट जाएगा। लेकिन वही गुलाब के डंठल को आप मुड़िएगा ना, पूरी तरह से मुड़ेगा दोस्तों। पूरी तरह से क्या होगा? बीच में आपको टूटेगा नहीं वो बीच से। या आप देखे होंगे कि कभी बड़े बड़े आंधी आते हैं तो बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, लेकिन कभी आप गुलाब के पौधे को या झाड़ी वाले पौधे को गिरते हुए नहीं देखे होंगे। उसके तनों को टूटते हुए आप नहीं देखे होंगे। देखे हैं? बहुत बड़ी आंधी चलती है, बड़े पेड़ टूट जाते हैं, उनके शाखाएं टूट जाती है। लेकिन जो झाड़ी आकार के पौधे होते हैं, जैसे अनार का पेड़ हो गया, जैसे गुलाब का पेड़ हो गया, जैसे मेहंदी का पेड़ हो गया, ये सब पेड़ के एक भी शाखाएं नहीं टूटते, एक भी शाखाएं नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा उत्तक के बदौलत होता है, और जिस उत्तक के बदौलत होता है वही कोलेनकाइमा है। कोलेनकाइमा ये दोस्तों झाड़ी वाले पौधे में पाए जाते हैं, पौधों में पाया जाता है। यानी कि बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष जिसको हम ट्री कहते हैं, पेड़ पौधों को लंबाई मोटाई के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है हर्ब्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? शाक। दूसरा होता है सर्ब, जिसको क्या कहते हैं? झाड़ी। और तीसरा होता है ट्री। तीसरा क्या होता है? ट्री, यानी क्या? वृक्ष। हर्ब, सर्ब और ट्री, ये 3 आकार प्रकार है। इन 3 भागों में ये जो कोलेनकाइमा टिश्यू है, ना इसमें मौजूद है ना इसमें मौजूद है, केवल किसमें मौजूद है? मध्यम आकार के जो पौधे होते हैं, जिसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल गुलाब का पेड़, अनार का पेड़। दोनों पेड़ देखे ना? नहीं देखे तो आज ही यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा।
तो कोलेनकाइमा झाड़ी वाले पौधों में पाया जाता है, लेकिन वृक्ष तथा जड़ों में नहीं पाया जाता। सभी पौधों के यानी झाड़ी वाले पौधे के भी जड़ों में नहीं पाया जाता है, और वृक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। और इस उत्तक का मुख्य काम है दोस्तों प्रत्यास्था प्रदान करना। प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं लचीलापन। इसका काम है झाड़ी वाले पौधों को लचीलापन प्रदान करना। ठीक है, लचीलापन प्रदान करना। इसीलिए जब एकदम खूब आंधी आता है, देखिएगा झाड़ी वाले पौधे जमीन पर सूत जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, सो जाएगा फिर थोड़ा कम सीधे करा। कहां से ये इलास्टिसिटी वाला गुण ला रहा है उसमें? तो ये कौन उत्तक काम कर रहा है दोस्तों? कोलेनकाइमा। अब बड़े बड़े वृक्षों में इसका अभाव होने के कारण उनके तनाएं जो है अब हम इधर से उधर टूट कर अलग हो जाते हैं। तो कोलेनकाइमा एक ऐसा उत्तक है दोस्तों जो झाड़ी वाले पौधे में पाए जाते हैं, परंतु इसका जड़ों में अभाव होता है। बड़े बड़े वृक्षों में इस उत्तक का अभाव होता है, और यह उत्तक इलास्टिसिटी का गुण प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है झाड़ी वाले पौधे में। अब कोलेनकाइमा की बात करिएगा तो कोलेनकाइमा के भी सारे के सारे कोशिकाएं क्या होते हैं? कोशिकाएं क्या होते हैं? जीवित होती है। लेकिन एक बात समझिए कि इस उत्तक के कोशिका के सेल वॉल में अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। इससे पहले जब पेरेन्काइमा पढ़ रहे थे तो अब बताए थे पेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति क्या होती है? पतली होती है। पेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति क्या होती है दोस्तों? पतली होती है, पतली। लेकिन इसके तुलना में यानी पेरेन्काइमा के तुलना में कोलेनकाइमा का सेल वॉल मोटा होता है, और मोटा होने का कारण सेलुलोज का अधिक मात्रा में पाया जाना। न सिर्फ मोटा होता है दोस्तों, बल्कि इस उत्तक के कोशिकाएं कोनों पर क्या होती है? मोटी होती है। इसका हिंदी नाम है स्थूल कोण। स्थूल का मतलब होता है मोटा। इसकी भी यानी कि कोलेनकाइमा की भी दोस्तों, कोलेनकाइमा की भी कोशिकाएं गोलाकार या अंडाकार ही होती दोस्तों। गोलाकार और क्या होता है? अंडाकार ही होता है। लेकिन यह उत्तक दोस्तों कोनों पर क्या होता है? मोटा होता है। क्या होता है? मोटा होता है। कहीं कहीं पर जैसे यहां पर मोटा हो गया, यहां पर मोटा हो गया, यहां पर मोटा, हर जगह मोटा नहीं, ठीक है, यहां पर अधिक मोटा हो गया। तो ये उत्तक के कोशिकाएं जो होते हैं कोनों पर मोटे होते हैं। इससे पहले पेरेन्काइमा के सारे कोशिकाएं जो थे वह एकदम पतली कोशिका भित्ति वाले थे, लेकिन इसका मोटी कोशिका भित्ति वाले होता है, और कोनों पर ये मोटे होते हैं। और कोनों पर ये मोटे क्यों होते हैं? तो उसका एकमात्र कारण सेलुलोज का अत्यधिक जमाव है। यानी क्वेश्चन आ जाए कि कोलेनकाइमा उत्तक का कोलेनकाइमा का टिश्यू कोनों पर मोटे क्यों होते हैं? किसके जमाव के कारण? तो किसके जमाव कारण? सेलुलोज के जमाव कारण ये मोटे होते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? समझ गए? तो मुख्य रूप से ये झाड़ी वाले पौधे के तना में पाए जाते हैं और उसको लचीलापन प्रदान करते हैं। दूसरा, ये जहां से पत्तियां निकलती है, जहां से क्या निकलती है? पत्तियां निकलती है। जहां से क्या निकलता है? फल निकलता है। जहां से फूल निकलता है उसके स्थान पर यानी कि जहां पर इंटरसेलरी था ना, वहां पर भी ये मौजूद रहता है। कोई दिक्कत कोलेनकाइमा में? एक बार पुनः देख लीजिए, कोलेनकाइमा टिश्यू का अभाव कहां कहां होता है? वृक्ष और पौधे के
कोलेनकाइमा मुख्य रूप से किस पौधे में पाए जाते हैं? कोलेनकाइमा के सारे कोशिकाएं क्या होते हैं? और इन उत्तक के कोशिकाएं कोनों पर किसके जमाव के कारण मोटा हो जाता है? सेलुलोज के जमाव के कारण मोटा हो जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम है लचीलापन या पौधे को मजबूती प्रदान करना, या पौधे को, आ जाइए तीसरा पर। तीसरा पर आ जाइए दोस्तों। तीसरा है एस्क्लेरेनकाइमा। एस्क्लेरेनकाइमा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दृढ़ ऊतक। क्या कहते हैं? अब तक आप देखे थे कि पेरेन्काइमा का कोशिका जिंदा, कोलेनकाइमा का कोशिका जिंदा, लेकिन इस एस्क्लेरेनकाइमा का कोशिका क्या होती है? मृत होती है। कोशिका क्या होती है? मृत होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि परमानेंट जितने भी है सब में वैक्यूल पाया जाता है, रसदानी, लेकिन मेरी एस्टिमेटिक में नहीं पाया जाता है। मेरी एस्टिमेटिक में, लेकिन सभी परमानेंट में पाया जाता है। तो एस्क्लेरेनकाइमा के कोशिकाएं मृत होती है। और इससे पिछले वाले क्लास में हम जिक्र किए थे कि जीवित कोशिकाओं के तुलना में मृत कोशिका से बने ऊतक काफी ज्यादा क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। यानी पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा के तुलना में निश्चित ही दोस्तों एस्क्लेरेनकाइमा क्या होगा? ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि मृत कोशिकाओं से बना ऊतक या फिर अंग काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। और इस ऊतक के कोशिका को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो इस ऊतक के कोशिकाएं लंबे लंबे होते हैं। इस ऊतक के कोशिका क्या होते हैं? लंबे लंबे होते हैं और दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं। लंबे लंबे होते हैं और दोनों सिरों पर क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। लंबे लंबे होते हैं और दोनों सिरों पर क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। दोनों सिरों पर क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। यानी कोशिका लंबा लंबा होता है। इससे पहले आप गोलाकार अंडाकार देखे थे ना, जिस तरह पेरेन्काइमा था ठीक उसी तरह का कोलेनकाइमा था, बस वो कोना पर मोटा हो गया था। लेकिन इनकी कोशिकाओं की आकृति अब तक जितने ऊतक है सबसे बिल्कुल अलग है। आप मेरी एस्टिमेटिक के कोशिकाओं को देखे, पेरेन्काइमा की कोशिकाओं को देखे, कोलेनकाइमा के कोशिकाओं को देखे, लगभग सबका कोशिका गोलाकार अंडाकार बहुभुजी था। लेकिन अब कोशिकाओं के आकार बिल्कुल एक नए तरह का हो गया है दोस्तों। अब कोशिका का आकार बिल्कुल क्या हो गया है? नए तरह का हो गया है। और इनके कोशिकाएं लंबी लंबी होती है। इनकी कोशिकाएं क्या होती है दोस्तों? लंबी लंबी होती है और दोनों सिरों पर क्या होती है? नुकीले होती है। दोनों सिरों पर क्या होती है? नुकीले होती है। दोनों सिरों पर क्या होती है? आप नारियल को कभी छीले हैं ना? नारियल को छीले होंगे, उसमें लंबे लंबे रेशे आप देखे होंगे। वो रेशे ऊतक हैं। और कौन ऊतक है? अब इसका कोशिका मृत है तो इसका मतलब इन कोशिका में जीव द्रव नहीं है, बिल्कुल सूख चुका है। क्योंकि मृत कोशिका का मतलब ही होता है कि जीव द्रव का क्या हो जाना? सूख जाना। तो इसमें जीव द्रव भी नहीं है दोस्तों। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी बिल्कुल नहीं पाया जाता। पेरेन्काइमा में सबसे ज्यादा था, कोलेनकाइमा में था लेकिन कम से कम, बहुत कम। अब कुछ कुछ कोलेनकाइमा में तो बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन जब एस्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं, एस्क्लेरेनकाइमा ऊतक के कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। इनके कोशिकाएं जो है, इनके कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस का बिल्कुल अभाव होता है। अब यह ऊतक का क्या काम है? यह ऊतक का काम है पौधों को मजबूत बनाना।
पौधे में जो मजबूती आती है, बड़े बड़े वृक्षों में जो मजबूती आती है, वो किस ऊतक के बदौलत आती है दोस्तों? ये पौधे के आंतरिक भागों से लेकर सभी, लगभग सभी बाह्य भागों में उपस्थित रहता है। यानी पौधे के आंतरिक भागों को भी तैयार करता है यह ऊतक, और बाहरी भागों को भी तैयार करता है ऊतक। इसी ऊतक के बदौलत पौधा मजबूत होता है। फलों के बाहर के मजबूत आवरण कौन बनाते हैं? एस्केलेनकाइमा। बीजों के बाहर के मजबूत आवरण कौन बनाते हैं? एस्केलेनकाइमा। जितने भी रेशा वाली फसल है, रेशा वाली फसल, पटुआ आप सुने होंगे, पटुआ जिसको पटसन बोलते हैं, जिसके तनों से रेशे निकालकर पुनः उसके रस्सी बनाए जाते हैं। सन का नाम सुने होंगे, पटुआ हो गया, सन हो गया, जूट हो गया। पटुआ और जूट रेशा वाली फसल है, जिसके तनों से रेशा निकालकर उनके विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाते हैं। आपको पता वो रेशा कौन ऊतक है? वो एस्केलेनकाइमा है। उसी एस्केलेनकाइमा से ऊतक से जूट के रेशे बने होते हैं। वही एस्केलेनकाइमा ऊतक से पटुआ या पटसन के रेशे बने होते हैं, जिसके कारण वो अत्यधिक मजबूत होते हैं। तो एस्केलेनकाइमा का मुख्य काम मजबूती देना है पौधे को, अंदर से भी बाहर से भी। इसके अतिरिक्त ये फलों के आवरण को तैयार करते हैं, बीजों के आवरण को तैयार करते हैं। बीज आप देखे होंगे, कुछ पौधे के तो बीज ऐसे होते हैं 1000 साल के बाद भी उसमें अंकुरन हो सकता है, उसके भीतर के कोई भी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त नहीं होती है। आखिर बीजों का इतने लंबे लंबे समय तक सुरक्षित रह जाने का राज क्या है? तो दोस्तों, उस पर परत चढ़ा हुआ किसका? एस्केलेनकाइमा का। क्योंकि और इस ऊतक पर एसिड अम्ल सबका जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता, इतने मजबूत होते हैं यह ऊतक। तो सिंपल परमानेंट समझ चुके हैं कितने प्रकार के होते हैं। तीनों के कार्यों को आप समझ चुके हैं, तीनों के कार्यों को समझ चुके हैं। कोई दिक्कत? तो मिलते हैं अगले क्लास में, हम लोग कॉम्प्लेक्स की चर्चा करेंगे यार। तो आज के क्लास के बाद आप प्रश्नों पर जाइएगा और निश्चित ही आपसे प्रश्न बनने लगेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के साथ। कहिए।